सभी छोटे बड़े श्रोताओं को सुनीता भटनागर का प्यार भरा नमस्कार। ऑडियो स्टोरीज के हमारे चैनल कहानी जगत में आप सभी का स्वागत है। हिंदी कहानियों की श्रृंखला में आइए आज सुनते हैं गिरिराज शरण अग्रवाल जी द्वारा रचित कहानी अधूरा आदमी। जीवन की परिस्थितियां किस तरह आदमी की मूल प्रवृत्ति को बदल देती हैं, जब भी इस सवाल पर सोचता हूं मुझे पंकज शर्मा याद आए बिना नहीं रहता। मैंने उसकी खिलखिलाती हुई जवानी देखी थी और पतझड़ में किसी वृक्ष के मुरझा गए पत्तों जैसा बुढ़ापा भी। वह एक ऐसा व्यक्ति था जिसे बदलती हुई सामाजिक परिस्थितियों का नमूना कहा जा सकता है। गठीला, औसत से कुछ निकला हुआ कद, गोल चेहरा, गोरा रंग, साफ सुथरे कपड़ों में सजा धजा, बातचीत की कला में निपुण। वह उन व्यक्तियों में से एक था जो पहली ही भेंट में दूसरों का मन मोह लेने या उन पर अपने व्यक्तित्व का अच्छा प्रभाव डालने की क्षमता रखते हैं। मुझे अब यह तो याद नहीं कि पंकज शर्मा मुझे कब और कहाँ मिला था, लेकिन जब मिला था तो इस तरह जैसे वह मुझे बरसों से जानता हो। वह बातचीत में हर विषय पर सभ्य ढंग से बोला। पहली ही भेंट में मुझे लगा था कि वह एक अच्छा नौजवान है और उससे बार बार मिलते रहने में कोई हानि नहीं है। पंकज शर्मा पहली बार जब मुझसे मिला था तब वह आकाशवाणी के स्थानीय केंद्र में कैजुअल उद्घोषक के रूप में कार्य कर रहा था। उसने मुझे बताया था कि वह महीने में कभी 6, कभी 4 और कभी 7 कार्यक्रम कर लेता था, जिनसे वह सिर्फ इतना पैसा कमा पाता है कि रोटी खा सके, इससे ज्यादा नहीं। उसने मुझे यह भी बताया था कि वह कोई इससे बेहतर सर्विस तलाश करने के लिए दौड़ धूप कर रहा है, लेकिन कामयाबी नहीं मिल रही है। सीमित आय ने उसे जीवन के हर क्षेत्र में हिसाब किताब का आदमी बना दिया था। पंकज शर्मा सच्चाइयों को छिपाता नहीं था। उसका ख्याल था कि मनुष्य अपनी बहुत सारी आदतें उस जीवन शैली से चुपचाप ग्रहण कर लेता है जिससे वह गुजर रहा होता है। उदाहरण के लिए उसने प्रारंभिक भेंट में ही मुझे बताया था कि आकाशवाणी पर कार्य करने के फलस्वरूप अब उसके रोजमर्रा के जीवन में टाइम का महत्व बढ़ गया था। 15 मिनट का कार्यक्रम करने के लिए उसे ठीक समय पर आकाशवाणी पहुंचना होता है, ठीक समय पर रिकॉर्डिंग करानी होती है, ठीक समय पर उसे प्रारंभ और समाप्त करना होता है, न 1 मिनट आगे और न 1 मिनट पीछे। बार बार के इन अभ्यासों ने अब हर काम एक निश्चित समय के अंदर करने की आदत डाल दी है उसमें। वह समय की डोर में ऐसे बंध गया है जैसे कठपुतली मदारी की डोर से बंधी होती है। इस रहस्य का उद्घाटन पहली बार उस समय हुआ जब वह ठीक आधा घंटे से चल रही वार्ता को बीच में ही छोड़कर जाने लगा। उस दिन हम वर्तमान राजनीति पर बात कर रहे थे। मेरा विचार था कि लोकतंत्र से बेहतर और कोई व्यवस्था नहीं है, किंतु पंकज शर्मा मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं था। उसका विचार था कि प्रत्येक व्यवस्था अपनी उत्पत्ति के प्रारंभिक काल से ही कुछ समय तक उस मूल धारणा से जुड़ी रहती है जिसे लेकर वह सामने आई थी। समय बीतने के साथ साथ उससे जो आदर्श जुड़े होते हैं वे तो पृष्ठभूमि में चले जाते हैं और स्वार्थी तत्व उसे अपने व्यक्तिगत हित साधने का माध्यम बना लेते हैं। धर्मों से लेकर सभी राजनीतिक व्यवस्थाओं के साथ ऐसा ही हुआ है। उस भेंट में अपने चिंतन का सारांश व्यक्त करते हुए पंकज शर्मा बोला था, सच बात तो यह है सुंदरपाल जी कि जिस लोकतांत्रिक व्यवस्था की हम बात कर रहे हैं वह अपने प्रारंभ में जनता द्वारा जनता का शासन जैसे आदर्श के साथ जुड़ी रही हो, पर अब तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि उसकी यह आत्मा आज भी जीवित है। मुझे तो लगता है कि जैसे इस सिद्धांत की आत्मा उसे छिन गई है और अब जो कुछ बाकी रह गया है वह मात्र इतना है कि पहले एक राजा होता था, अब संसद और विधानसभाओं के रूप में कई 100 या कई 1000 होते हैं। राजतंत्र में सत्ता एक व्यक्ति की रखेल थी, अब कई व्यक्तियों की रखेल है। आज की लोकतांत्रिक व्यवस्था में मतदाता की भूमिका क्या है? वह अपने निर्णय और अपनी इच्छा से नहीं, विभिन्न दबावों, प्रेरणाओं और प्रलोभनों के वशीभूत होकर मतदान करता है और मतदान करने के बाद इसी तरह सत्ता की भागीदारी से वंचित हो जाता है जैसे कि वह पहले था। राजतंत्र की व्यक्तिगत सत्ता और लोकतंत्र की सामूहिक सत्ता के बीच जो अंतर है
उसे हम यथार्थ की कसौटी पर रखकर नहीं देख रहे हैं। एक खिलौने की तरह बजाए जा रहे हैं इसे। परिवर्तन लाना होगा इसमें, मौलिक और गुणात्मक परिवर्तन। कई लोग ऐसे होते हैं जो उबाऊ से उबाऊ टॉपिक को भी अपने कहने के अंदाज से रोचक बना देते हैं। पंकज शर्मा ऐसा ही एक व्यक्ति था। उसके दिए हुए तर्क पर जब मैंने आपत्ति की और कहा कि इस आदर्शहीनता के बावजूद राजतंत्र और लोकतंत्र में आज भी एक अंतर शेष है, और वह यह है कि तब जनता राजा को अपनी मर्जी से हटा नहीं सकती थी और अब हर निश्चित अवधि के बाद हटा सकती है, सत्ता का परिवर्तन कर सकती है। मेरा तर्क सुनकर पंकज शर्मा हंसा, बोला, गंगाराम की जगह जमुना दास के बैठ जाने को तुम परिवर्तन कहोगे क्या? चंबल के बीहड़ में मानसिंह का राज हुआ या फूलन देवी का, नाम के परिवर्तन से माहौल तो नहीं बदल जाता ना। मैं उत्तर में कुछ और कहता कि पंकज ने अचानक कलाई पर बंधी घड़ी की तरफ देखा और उस समय जब मैं अपना वाक्य आधा ही बोल पाया था कि वह मेरी बात बीच में ही छोड़कर अपने स्थान से उठ गया। मैंने रोकते हुए कहा, जाते कहाँ हो पंकज, मेरी बात तो पूरी होने दो। किंतु उसने जाने के लिए अपनी पीठ मेरी ओर मोड़ते हुए कहा, मैं सिर्फ 15 मिनट का टाइम तय करके तुम्हारे पास आया था। 15 मिनट हो चुके हैं, तो अब मैं जाता हूँ। अपना अधूरा वाक्य डायरी में नोट कर लो, अगली बार मिलेंगे तो आगे बात करेंगे। मैंने जाते जाते उससे कहा, तुम आदमी हो या टीवी सीरियल जिसके हर एपिसोड के अंत में लिखा होता है शेष अगले मंगलवार या बुधवार को। पंकज ने मेरे कमेंट पर जोर का ठहाका लगाया और तेज तेज कदम बढ़ाता हुआ सड़क के पार ओझल हो गया। अगली बार वह आया तो मैंने उससे पूछा, वार्ता बीच में छोड़कर उठ जाने की यह क्या आदत बन गई है तुम्हारी? क्या कोई जरूरी काम याद आ जाता है तुम्हें? बोला, नहीं, कोई जरूरी काम नहीं होता है मुझे। तुम्हारे यहाँ की तरह किसी और जगह चला जाता हूँ, पर वहां भी बैठता हूँ उतनी ही देर जितनी देर का निश्चय कर लिया होता है मैंने, एक क्षण भी ज्यादा नहीं। और तो और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ भी मेरा व्यवहार यही रहता है। गर्लफ्रेंड? मैंने आश्चर्य से कहा। हाँ, वह सहज स्वर में बोला। इस बात पर अचरज क्यों हो रहा है तुम्हें? मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं हो सकती है क्या? हो क्यों नहीं सकती, बिल्कुल हो सकती है, मैंने उत्तर देते हुए कहा। पर उसे तो तुम्हारी यह आदत बुरी तरह अखड़ जाती होगी। पहले अखड़ जाती थी, अब नहीं अखड़ती। मैं 10 मिनट उससे मिलने का कार्यक्रम बनाता हूँ तो उसके साथ 10 मिनट ही गुजारता हूँ, एक पल भी ज्यादा नहीं। अजीब बात है, मैंने उत्तर दिया। पर यह तो बताओ पंकज कि वह कौन है और कितने साल हो गए तुम्हें उससे प्रेम करते हुए? वह भी एक रेडियो आर्टिस्ट ही है और हम एक दूसरे को 3 साल से चाह रहे हैं। पंकज ने मेरे प्रश्न का संक्षिप्त सा उत्तर दिया। तो अब तुम उससे विवाह क्यों नहीं कर लेते? अचानक मेरे अधरों से यह प्रश्न फूट निकला। वह बोला, वीरेंद्र भाई, मैं जानता हूं कि मेरी मासिक आय कितनी है, कोई निश्चित तो है नहीं, कभी कम कभी ज्यादा। मैं हर महीने यह हिसाब लगा लेता हूं कि मुझे अपनी सीमित आय में से भोजन और नाश्ते पर कितना खर्च करना होगा, कितना कपड़ों की धुलाई पर और कितना अन्य निजी खर्चों पर। मैं पूरी सावधानी के साथ इसी दायरे में रहकर खर्च करता हूँ, एक नया पैसा भी इधर उधर नहीं होने देता। अगर असावधानी बरतूं तो जीवन भर आर्थिक संकट से निकल नहीं सकूंगा। मैंने पंकज का उत्तर सुना तो चुटकी लेते हुए उससे कहा, कितनी चालाकी से तुमने प्रसंग बदल दिया है पंकज। मैं तुमसे तुम्हारी प्रेमिका के बारे में पूछ रहा था और तुम ले बैठे अपनी आय का किस्सा। इन दोनों में गहरा संबंध है वीरेंद्र भाई। जितना निकट का संबंध प्रेमिका और प्रेमी की पॉकेट में है, इतना तो किसी और में है ही नहीं। हर रोज मैं अपनी आय का हिसाब लगाता हूँ और हर बार का हिसाब मेरे सम्मुख वास्तविकता ला रखता है कि मैं विवाहित जीवन को इतनी सीमित आय होते हुए चला ही नहीं सकता। लेकिन तुम्हारी प्रेमिका भी तो अर्निंग हैंड है, मैंने उससे कहा। बोला, शादी तो मुझे अपने बलबूते पर करनी है, उसके बलबूते पर नहीं। पर वह तुम्हारा इंतजार भी कब तक करेगी पंकज? मैंने चिंता भरे स्वर में उससे कहा। ना करे वह लापरवाही से बोला। शादी का मतलब है जीवन संगनी की पूरी जिम्मेदारी लेना, बाप बनने की पूरी जिम्मेदारी लेना, बच्चों की शिक्षा दीक्षा की पूरी जिम्मेदारी लेना। ये सारी जिम्मेदारियां मेरी सीमित आय के दायरे से बाहर हैं।
ऐसे में विवाह का रिस्क क्यों लेना चाहिए मुझे? लेकिन पंकज, जिस वक्त तक तुम्हारी स्थिति ठीक होगी, तुम्हारी प्रेमिका कहीं और विवाह रचा चुकी होगी तब तक इससे क्या अंतर पड़ता है वीरेंद्र भाई? जब उससे पहले की 3 प्रेमिकाएं मुझे छोड़कर मुझसे बेहतर वर चुन चुकी हैं तो वह भी चुन ले, कोई अर्ज नहीं है इसमें। तुम्हें इसका दुख नहीं होगा? मैंने आश्चर्य व्यक्त करते हुए उससे पूछा। दुख तो दूर की बात है, मुझे शिकायत भी नहीं होगी। इससे पहले की 3 प्रेमिकाओं से भी कोई शिकायत नहीं हुई थी मुझे। क्यों? मैंने पूछा। तुम भी काफी नासमझ लगते हो वीरेंद्र भाई, पंकज ने मेरी बात का उत्तर देते हुए कहा। इतना नहीं समझते कि मैं अपने लिए किसी और का जीवन बर्बाद क्यों होने दूं? जब मैं विवाह करने की स्थिति में नहीं हूं तो दूसरे को ऐसा करने से क्यों रोकूं? खुद कर नहीं पाऊं और दूसरे को करने ना दूं, यह कहाँ की इंसानियत है भला? लेकिन तुम्हारे प्रेम संबंध? मैंने एक अधूरे वाक्य से अपने मन की बात व्यक्त करनी चाहिए। वह बोला, प्रेम संबंध अपनी जगह हैं, किंतु सच्चे प्रेम का कोई भी संबंध आंखें मूंद कर स्वार्थ पूर्ति के लिए तो नहीं उकसाता ना। वह तो त्याग सिखाता है वीरेंद्र भाई, त्याग। मैं हर बार अपनी प्रेमिका के भावी सुख के लिए अपने आप को विड्रॉ कर लेता हूँ। वह सुख से रहे, यही बहुत है। अपने साथ जोड़कर मैं उसे दुख क्यों दूं? पंकज का निश्चित टाइम पूरा हो गया था, इसलिए उसने घड़ी देखी और आज का वार्तालाप भी अधूरा छोड़कर बीच में ही अपने स्थान से उठ गया। मैं बहुत देर तक सोचता रहा, कैसा अधूरा आदमी है वह। प्रेम में अधूरा, दोस्ती में अधूरा, वेतन में अधूरा, वार्तालाप में अधूरा। जिंदगी ने उसे कुछ नहीं दिया है, अधूरापन दिया है उसे। बहुत दिनों तक वह नहीं आया तो मुझे चिंता हुई। खोजबीन करने पर पता चला कि वह एक स्थानीय समाचार पत्र में पार्ट टाइम काम कर रहा है। मैं उससे मिलने गया तो वह अब भी पूर्ण रूप से वैसा ही था जैसा पहले मैंने उसे देखा था। उसने कहा, 10 मिनट से ज्यादा का समय नहीं है मेरे पास। मैंने उत्तर दिया, ठीक है, 10 मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा मैं तुमसे। पहले संक्षेप में यह बताओ कि तुम्हारी प्रेमिका का क्या हाल है? मेरा सवाल सुनकर पंकज लापरवाही की हंसी हंसा। बोला, पिछले महीने उसने भी एक अच्छे कमाऊ लड़के से विवाह कर लिया है। मैं उसकी शादी में सम्मिलित हुआ था, वह भी खुश थी और मैं भी। तुम दोनों खुश थे? मैंने आश्चर्य व्यक्त किया। क्यों, इसमें आश्चर्य की क्या बात है? उसने तर्क देते हुए कहा। जब लोग एक दूसरे को सुख नहीं दे पा रहे हों तो दोनों पक्षों को यह अनुमति मिल जानी चाहिए कि हम अपने अपने रास्ते से अपना अपना सुख तलाश कर लें। कविता ने भी यही किया और मैंने भी। तुमने क्या? मैंने उसी आश्चर्य से भरे भाव में उससे पूछा। वह बोला, मैंने आकाशवाणी का कैजुअल यानी अधूरा काम छोड़कर अखबार का अधूरा काम यानी पार्ट टाइम काम पकड़ लिया। यहाँ मुझे ज्यादा सुख है। अब मैं समाचार सुनाता नहीं हूँ, बनाता हूँ। सुनाने में जो विवशता का भाव है वह बनाने में नहीं है। तो क्या आप कोई और प्रेम करने और प्रेम करके विवाह करने का इरादा नहीं है? मैंने पंकज से पूछा। नहीं, मैंने ब्रह्मचर्य ले लिया है, पंकज ने उत्तर दिया। कई चीजें हैं जो हम आज के जीवन में विवश होकर स्वीकार करते हैं, चाहे वह प्रेमिका का किसी अन्य युवक के साथ विवाह हो, कैजुअल या पार्ट टाइम नौकरी हो, कम आय के कारण लादा हुआ ब्रह्मचर्य अथवा भ्रष्ट हो चुका लोकतंत्र हो जिसमें तंत्र और तांत्रिक दोनों हैं पर जनता नहीं। वह कुछ रुक कर बोला, मेरा ब्रह्मचर्य धर्म के रास्ते से नहीं आया, बेरोजगारी के रास्ते से आया है। मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ। मैंने देखा कि यह कहते कहते पंकज की आंखें धुंधला गई हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मित्रों के साथ शेयर करें।